स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ा। निरीक्षण विधि के बाद अब हमारी आती है अगली प्रयोग विधि, मीन्स एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि एक प्रकार की नियंत्रित निरीक्षण विधि है। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों में किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है और समस्या के संबंध में तथ्य एकत्रित करता है। प्रयोगात्मक विधि सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रयोग में नियंत्रित परिस्थिति में व्यवहार का निरीक्षण होता है। वो प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित परिस्थितियां नियंत्रित करी जाती हैं, उसमें निरीक्षण किया जाता है। नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन दो चरों के माध्यम से किया जाता है, आश्रित चर और स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर को आश्रित चर को नियंत्रित करके या परिवर्तित करके उसके प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर देखे जाते हैं। स्वतंत्र चर और आश्रित चर क्या होते हैं, इसके बारे में भी समझ लीजिए, क्योंकि स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनको प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनको प्रयोगकर्ता नियंत्रित व परिवर्तित करता है, जिससे दूसरे चर से इसके संबंध को जाना जा सके। संभावित कारण होता है जिसकी प्रयोगकर्ता खोज करना चाहता है। मतलब स्वतंत्र चर जिसको जिसके प्रयोगकर्ता कंट्रोल करता है, उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है। जैसे किसी, मान लीजिए कोई प्रयोग कर रहे हैं तो किसी को हमें अभ्यास कराना है, किसी को नहीं कराना है, किसी को 2-3 ट्रायल कराने हैं तो किसी को एक ही ट्रायल करा के रिजल्ट देखना है। वो स्वतंत्र चर होते हैं। पर आश्रित चर मीन्स आश्रित चर भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वे होते हैं, वो दशाएं या विशेषताएं जो प्रयोगशाला द्वारा स्वतंत्र चर को प्रस्तुत करने पर, हटाने या परिवर्तित करने पर दिखाई देते हैं। वे पराश्रित चर कहलाते हैं। मतलब स्वतंत्र चर को जब घटाने और बढ़ाने से आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अभ्यास अगर ज्यादा देंगे तो उसका सीखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभ्यास हमारा क्या हो गया, स्वतंत्र चर, और सीखना क्या हो गया, आश्रित चर। जैसे एक उदाहरण और ले सकते हैं, लगातार कोई मानसिक कार्य करने से थकान उत्पन्न हो जाती है। इससे लगातार मानसिक कार्य क्या हो गया, स्वतंत्र चर, और थकान उसका प्रभाव है, तो वो क्या हो गया, आश्रित चर। इस तरह से प्रयोग विधि में इन चरों का उपयोग करके प्रयोग करते। प्रयोग विधि कई चरणों में करी जाती है। प्रयोग ऐसे ही नहीं, उसके लिए प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से पूरी स्टेप बाय स्टेप हमको उसके स्टेप बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें समस्या का चुनाव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास समस्या होनी चाहिए ना, तभी तो हम प्रयोग करेंगे। तो किसी भी प्रयोग करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास कोई समस्या हो। समस्या के समाधान के लिए कोई उसका एक सॉलिड प्रश्न हो। जैसे पहले किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति करके वर्तमान कार्यों का गहन अध्ययन कर सके। विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर सकते हैं, साहित्य पढ़ सकते हैं। अध्ययन करके प्रयोगकर्ता स्वयं अपने अनुभव के आधार पर भी, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी कोई समस्या चुन सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, साहित्य और प्राकल्पना तैयार करते हैं। पहले साहित्य, प्राकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं। पिछले किए गए प्रयोगों को देखते हैं, पहले जो प्रयोग किए गए हैं उनके क्या रिजल्ट हैं, किन किन प्रयोग किस तरह से किए गए हैं, कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए हैं, समस्या किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या अध्ययन किया
और परिणाम कितने विश्वसनीय प्राप्त हुए, वो प्रयोग करने पे परिणाम कितने विश्वसनीय प्राप्त हुए, इस तरह से साहित्य अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन के आधार पर उस समस्या के संबंध में हम अपनी उपकल्पना हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। उपकल्पना बना लेने से प्रयोगकर्ता प्रयोग की समस्या सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उपकल्पना आगे प्रयोग करने के लिए एक मार्गदर्शन देती है कि हमको प्रयोग इस तरह से करना है। प्रयोग उपकल्पनाएं हाइपोथेसिस भी कई टाइप्स की होती हैं, वो आगे आपको बताएंगे। मोस्टली हम किस तरह की हाइपोथेसिस का यूज करते हैं? नल हाइपोथेसिस का यूज करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये आगे जब हाइपोथेसिस पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। इसके बाद प्रयोग में क्या करते हैं हम? प्रयोज्य का चुनाव। प्रयोज्य में सब्जेक्ट जिस पर हम प्रयोग कर रहे होते हैं उसका चुनाव करते हैं। ये सब्जेक्ट की संख्या एक या उससे अधिक भी हो सकती है। प्रयोग में जितने प्रयोज्य होंगे, मीन सब्जेक्ट होंगे, वो अलग अलग मानसिक और शारीरिक योग्यताओं की दृष्टि से अलग अलग नहीं होंगे, एक जैसे होंगे, समान रखे जाएंगे। कि ऐसा नहीं होगा कि कोई 5 साल का है तो कोई 15 साल का, ऐसा नहीं। और मानसिक लेवल भी बराबर होना चाहिए, मेंटल लेवल बराबर होना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करने के बाद क्या करेंगे? चर और प्रयोगात्मक अभिकल्प तैयार करेंगे, चर डिसाइड करेंगे और प्रयोग का डिजाइन बनाएंगे कि प्रयोग किस डिजाइन से किस तरह से किया जाएगा। चर के विभिन्न गुण, बहुत से चर ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नियंत्रित करना पड़ता है और बहुत से चर ऐसे होते हैं जिनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए प्रकाश, ध्वनि, ताप, क्रम, शोरगुल आदि सभी किसी न किसी प्रकार के ये सब भी चर होते हैं। प्रयोग करते समय इन चरों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है। मुख्यतः 2 चर ही प्रयोग में यूज होते हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। किसी भी निरीक्षित घटना से संबंधित उसको चर को घटना के अकॉर्डिंग घटाना या बढ़ाना होता है। जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के प्रदर्शन पर प्रदर्शित हो, हटाने पर अदृश्य हो जाए, मात्रा परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाए, ऐसे चर आश्रित चर का प्रभाव होते हैं। दोनों प्रकार के चरों का संबंध स्पष्ट करते हुए कर्लिंगर ने एक डेफिनेशन भी लिखी है। स्वतंत्र चर किसी आश्रित चर का अनुमानित कारक है तथा आश्रित चर स्वतंत्र चर का अनुमानित प्रभाव है। प्रयोग के लिए कई प्रकार के डिजाइन का उपयोग किया जा सकता है। डिजाइन के भी टाइप्स होती हैं, जैसे 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, 2 मैच्ड ग्रुप, मतलब 2 एक जैसे ग्रुप ले लिए गए, रैंडमाइज्ड 2 ग्रुप ले लिए, रैंडम ऑर्डर में, मतलब एक को छोड़ के एक या 2 के बाद एक व्यक्ति ले लिया गया, ऐसे रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन किए गए। या मैच्ड ग्रुप, एक जैसे 2 ग्रुप ले लिए गए, या उससे 2 से अधिक भी लिए जा सकते हैं। ऐसे हम अपना डिजाइन तैयार कर लेते हैं प्रयोग के लिए, चरों का और डिजाइन का पूरा विवरण बना लेते हैं। उसके बाद उपकरण और सामग्री, अपरेटस और मटेरियल डिसाइड करते हैं, उनकी लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या हमको इसमें उपकरण का यूज करना है, कौन कौन से उपकरण यूज करने, और उपकरण सही कंडीशन में है उनको चेक कर लेते हैं पहले कि किसी में कोई खराबी तो नहीं है। सामग्री देख लेते हैं कौन कौन सी सामग्री लगेगी, उसकी लिस्ट बना लेते हैं। इसके बाद स्टेप आता है नियंत्रण। समस्या से संबंधित साहित्य पढ़ने के बाद, विशेषज्ञों की राय के बाद यह निश्चित कर लेते हैं कि कौन से कारक अथवा चर प्रभावित कर रहे हैं, तो उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। प्रभावित करने वाले जैसे वातावरण से संबंधित, उपकरण से संबंधित, प्रयोगकर्ता से संबंधित कई कारक ऐसे होते हैं जिनको नियंत्रित करके
जब अध्ययनकर्ता इनको कंट्रोल करके जब प्रयोगकर्ता समस्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करना स्टार्ट करता है, तो जो आंकड़े मिलते हैं वो काफी शुद्ध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है निर्देश और विधि। नियंत्रण आदि निश्चित कर लेने के बाद सब्जेक्ट को कुछ निर्देश देने पड़ते हैं, वह निश्चित कराना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है उस प्रयोग के बारे में, कि हम आप पर यह प्रयोग करने जा रहे हैं, ये रूल्स हैं, इस तरह से आपको करना है। प्रयोगकर्ता को पहले से बता दिया जाता है और वह सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर तब योजना और अभिकल्प के अनुसार आंकड़े इकट्ठा करते हैं। प्रयोगकर्ता केवल पूर्व निश्चित विधि, पहले से निश्चित विधि से योजना और अभिकल्प के अनुसार ही कार्य करता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो पहले से हमने सारी योजना बनाई है वो सारे निर्देश दे देते हैं और विधि जो वही यूज करते हैं जो पहले हमने डिसाइड कर रखी है। इसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते, अदल बदल नहीं सकते। इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आता है, हमारा परिणाम। जब योजना के अनुसार हमारे आंकड़े एकत्र हो जाते हैं तो उन आंकड़ों को हम एक सारणी टेबल बनाते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं, फिर उस आंकड़ों की सांख्यिकीय विधियों द्वारा गणना या विश्लेषण करते हैं। जब सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर जब परिणाम ज्ञात कर लिए जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, व्याख्या और सामान्यीकरण। जब आंकड़ों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त हो जाते हैं तब हम व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम क्या होते हैं, परिकल्पना जो बनाई है उसकी जांच करते हैं कि वो जो हम निष्कर्ष निकले हैं वो परिकल्पना में सही है, हाइपोथेसिस हमारी सही साबित हो रही है कि नहीं, सही प्रूफ हो रही है हाइपोथेसिस कि नहीं, इसलिए हम उसकी व्याख्या करते हैं। और इन निष्कर्षों की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर करते हैं और समस्या से संबंधित जो कारक हैं उन पर भी प्रकाश डालते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, सामान्यीकरण। यह सामान्यीकरण करते हैं कि जो सैंपल हमने लिया था उससे जो रिजल्ट मिला है वह सामान्य जनसंख्या पर लागू होता है। ये सामान्यीकरण कहलाता है, सामान्यीकरण करते हैं। इस स्टेप में हमारा प्रयोग पूरा होता है। कोई भी प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें इन पूरे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तब हमारा कोई प्रयोग कंप्लीट होता है। हमारे मनोविज्ञान में भी प्रयोग इसी तरह के स्टेप्स में किए जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप भी इसी तरह से प्रैक्टिकल करेंगे। समस्या का चयन करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे, पूरा इसी स्टेप में ही प्रैक्टिकल्स होंगे मनोविज्ञान में। प्रयोगात्मक विधि के बहुत से गुण भी हैं और दोष भी हैं। वैसे तो प्रयोगात्मक विधि बहुत ही विश्वसनीय मानी जाती है, इसमें गुण के साथ दोष भी हैं। लेकिन सबसे पहले गुण के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड के गुण सबसे पहले क्या है, नियंत्रण। नियंत्रण कैसे, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता चरों पर पर्याप्त नियंत्रण करता है और नियंत्रण के कारण स्वतंत्र चर का परिचालन और परतंत्र बाकी चरों का कंट्रोल और आश्रित चर पर प्रभाव से प्राप्त निष्कर्ष वैध होते हैं। ये प्रयोग विधि का एक विशेष गुण है। दूसरा है यादृच्छिकरण, रैंडमाइजेशन। प्रयोगात्मक विधि में हम जो सैंपल लेते हैं उसमें रैंडमाइजेशन का गुण पाया जाता है, क्योंकि हम रैंडमाइज्ड प्रयोग चुनते हैं। जो सब्जेक्ट चुनते हैं उनको रैंडमाइजेशन के जरिए ही चुनते हैं और इस विधि से चुने गए प्रयोज अपने पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे नहीं डिसाइड कर लेते हैं कि जिससे लगाओ, जो अच्छा बच्चा लग रहा है, जो देखने में उसको ले लिया, ये नहीं, रैंडमली ले लेते हैं। तो वो ऐसा जब ग्रुप लेते हैं तो वो पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें और क्या गुण होता है, पुनरावृत्ति।
प्रयोगशाला में किया गया प्रयोग नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। ऐसे प्रयोग उन्हीं परिस्थितियों में फिर से दोहराया जा सकता है। पहले से प्राप्त परिणामों की जांच की जा सकती है। इसका मतलब हम उसको रिपीट करके उसके परिणामों की जांच कर सकते हैं कि परिणाम सेम आ रहे हैं, पहले जैसे आ रहे हैं। उच्च विश्वसनीयता, चौथा गुण क्या है? उच्च विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी। अध्ययन परिस्थिति में नियंत्रण के कारण, क्योंकि सब कंट्रोल परिस्थितियां होती हैं, इसके कारण जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो अधिक स्थिर और कंसिस्टेंसी होती है। उनमें जो परिणाम होते हैं उनमें स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी होती है। इस कारण प्रयोगात्मक विधि विश्वसनीय विधि मानी जाती है। इतनी विश्वसनीय होने के बाद भी इसमें कुछ दोष और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या है? जैसे नंबर 1, कृत्रिमता। कृत्रिमता मीन्स आर्टिफिशियलिटी। समाज मनोविज्ञान में अध्ययन परिस्थिति प्रयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न करता है। इस प्रकार वास्तविकता से अलग हो जाता है, बनावटी हो जाता है, वो कृत्रिम बन जाता है। प्रयोगशाला प्रयोग में यह दोष है, पाया जाता है कि इस प्रयोग विधि में नियंत्रण काफी कठोर रहता है, मतलब काफी नियंत्रित परिस्थितियों में होता है, इसलिए कृत्रिमता आ जाती है। कृत्रिम वातावरण बनाना पड़ता है, एक बनावटी। नंबर 2, सीमित क्षेत्र। प्रयोग विधि का क्षेत्र काफी सीमित है, क्योंकि बहुत से प्रयोग ऐसे हैं जो नियंत्रित परिस्थिति में हम नहीं कर सकते हैं। प्रयोगशाला प्रयोग विधि का यह सबसे बड़ा दोष है कि बहुत से प्रयोग ऐसे हैं जो हम प्रयोगशाला के अंदर नहीं कर सकते हैं, जो बाहर के हैं, तो उन्हें उन समय हम इस प्रयोग विधि का, एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है। प्रयोग के सहयोग की समस्या, वो कैसे? क्योंकि प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता को पूर्ण सहयोग नहीं प्रदान कर सकता। पता, हम लोगों को कभी कभी मालूम नहीं रहता वो अपना 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें स्वाभाविकता नहीं रह जाती। उसको मालूम होता है मेरे ऊपर प्रयोग हो रहा है, कभी उसमें नर्वसनेस आ जाती है, कभी कभी ये होता है भीड़ में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इस तरह से प्रयोग के सहयोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूर्ण नियंत्रण का अभाव। इस विधि में सभी असंगत, अवांछनीय परिस्थितियों का नियंत्रण किया जाता है, परंतु वास्तव में इस विधि में पूर्ण नियंत्रण का अभाव भी रहता है। इस तरह से इसके कुछ गुण और कुछ दोष भी हैं। प्रयोगात्मक विधि में के निश्चित चरण होते हैं। प्रयोगात्मक विधि में अनेक गुण होने के बावजूद इसकी कुछ दोष या लिमिटेशंस भी हैं। फिर भी समाज मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि सबसे ज्यादा यूज की जाती है। विधि और प्रयोग विधि के बारे में जानने के बाद अब आता है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि इंटरव्यू मेथड, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें क्या होता है? इस विधि में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की बातचीत साक्षात्कार विधि कही जाती है। मनोविज्ञान में साक्षात्कार विधि का उपयोग काफी दिनों से होता आ रहा है। आधुनिक समय में भी इस विधि का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस विधि में क्या होता है? साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों ही आमने सामने बैठते हैं तथा कार्य करते हैं। इस विधि में साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति सूचनादाता के सामने बैठकर सूचनादाता से समस्या के संबंध में सूचना लिखित या मौखिक दोनों रूपों में, दोनों प्रकार के प्रश्नों द्वारा प्राप्त करता है। इस विधि का उपयोग मनोविज्ञान में प्रायः सभी क्षेत्रों से संबंधित शाखाओं में किया जाता है।
अन्य शाखाओं की अपेक्षा औद्योगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग अधिक है। इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। जैसे चैपलिन महोदय ने क्या कहा है, वही बात वही है, लेकिन इन्होंने अपने शब्दों में ऐसे वर्णन किया कि साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। ये परिभाषा लिख देते हैं तो थोड़ा अच्छा वो आता है इंप्रेशन। इसमें साक्षात्कार विधि में हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। जब साक्षात्कार विधि अपना रहे होते हैं तो किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है? साक्षात करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो हमें प्रश्न पूछने हैं वो सरल, लघु तथा स्पष्ट अर्थ वाले होने चाहिए कि सामने वाले को समझ आए। स्पष्ट होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। लंबे लंबे क्वेश्चन से सामने वाला बोर हो जाता है, इसलिए छोटे होने चाहिए, इजी होने चाहिए, जो उसको समझ आ सके, वरना वो बार बार पूछेगा क्या क्या। इसलिए प्रश्न क्वेश्चन सरल, लघु और स्पष्ट अर्थ वाले होने चाहिए। अपरिचित विषय होने पर उसका परिचय देना चाहिए। अगर किसी अपरिचित विषय पे हम चर्चा करेंगे, उससे पूछेंगे तो उसको उस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, तो अपरिचित विषय ऐसा नहीं होना, उसको उसका परिचय बता देना चाहिए कि हम इस विषय पे पहले से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इस विषय पर इंटरव्यू होना है। प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि बहुत सोचना ना पड़े, कि प्रश्न ऐसे बनाने चाहिए कि पूछते समय ज्यादा सोचना ना पड़े, पहले से तैयार रखने चाहिए। उसको सोचने में टाइम तो सामने वाले जो जिससे हम पूछ रहे हैं उस पर गलत रिएक्शन पड़ेगा। तो इसलिए प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए। उत्तरदाता की भावना को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। इंटरव्यू जिसका हो रहा है उसको उससे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे कि उसको उस क्वेश्चन से कोई ठेस ना पहुंचे, यानी कि उससे पर्सनली क्वेश्चन ना हो, जो उसके इंसल्ट फील हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। इस तरह से साक्षात्कार विधि का प्रयोग इंटरव्यूज जॉब वगैरह में भी होते हैं। अब तो शिक्षा के क्षेत्र में भी होने लगे। एडमिशन से पहले जैसे बच्चे और पेरेंट्स दोनों का इंटरव्यू लिया जाता है। यही इंटरव्यू मेथड, इसीलिए इंटरव्यू मेथड का यूज किया जाता है। साक्षात्कार के कई प्रकार भी होते हैं। प्रकार कैसे होते हैं? एक प्रकार होता है मानकीकृत, अमानकीकृत और अर्धमानकीकृत साक्षात्कार। 3 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। तो सबसे पहले मानकीकृत क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्रमाणिक, इसे प्रमाणिक साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें प्रश्न पहले से लिखित, पहले से निश्चित कर लिए जाते हैं और एक ही प्रकार के प्रश्न सभी प्रयोज्यों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक आया उससे कुछ और पूछा, दूसरा आया उससे कुछ और पूछा। पहले से प्रश्न की लिस्ट तैयार होती है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न तैयार किए हुए होते हैं। अध्ययनकर्ता इसमें क्या होता है? प्रश्नों के क्रम, प्रश्नों की संख्या आदि को नहीं बदलता। जो क्रम जिस क्रम में होते हैं, जितने प्रश्न होते हैं, वो सारे प्रश्न वो सूचनादाता से पूछता है। इसलिए यह विधि अधिक विश्वसनीय है, अधिक शुद्ध है और इसके परिणाम भी अधिक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। इस विधि की सहायता से क्या होता है? तुलना सरलता से हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति 8-10 लोगों का इंटरव्यू हुआ, एक जैसे क्वेश्चन थे, तो हम तुलना आसानी से कर सकते हैं कि इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। दूसरा क्या आता है? अमानकीकृत साक्षात्कार, मीन्स अप्रमाणिक, अनस्ट्रक्चर्ड, अनकंट्रोल्ड। मीन्स अप्रमाणिक साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता क्या अध्ययन समस्या के संबंध में प्रश्न पहले से तैयार नहीं किए जाते हैं और न ही प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है। इसमें जैसे प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है, इसमें निश्चित नहीं होती है, पहले से तैयार भी नहीं होते हैं। क्या होता है? एक कोई आया उससे कोई और क्वेश्चन पूछे, दूसरा आया उससे कोई और क्वेश्चन पूछ दिए, तीसरा आया उससे कोई और क्वेश्चन पूछे, और किसी से 2 ही पूछे, किसी से 4-5 पूछ दिए, किसी से 8-10 पूछ डाले। तो ये अमानकीकृत साक्षात्कार कहलाते हैं। अध्ययनकर्ता इसमें संबंध में कोई प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। इस अप्रमाणिक साक्षात्कार विधि
अधिक विश्वसनीय नहीं होती है। इसीलिए ये अधिक विश्वसनीय नहीं होती है। इस विधि द्वारा प्रयोज को समझने का अधिक अवसर रहता है, क्योंकि इसमें प्रश्न किसी भी प्रकार के पूछ सकते हैं। इसमें कोई निश्चित मापदंड नहीं निश्चित होता है कि हमको यही प्रश्न पूछना है, कुछ भी पूछ लेते हैं, इधर उधर की कोई भी बातें पूछ लेते हैं। और अधिकतर क्या होता है, जब ऐसे साक्षात्कार अधिक उपयोगी होते हैं, मानकीकृत साक्षात्कार अधिक उपयोगी होते हैं अपेक्षाकृत अमानकीकृत साक्षात्कार से। एक होते हैं, थर्ड नंबर क्या होता है, अर्धमानकीकृत साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, अर्धमानकीकृत में इसे केंद्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, पहले से निश्चित होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार उनकी संख्या कम या ज्यादा भी कर सकता है। उनको क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज भी कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकता है। अर्धमानकीकृत में होता है कि क्वेश्चन की संख्या किसी से एक दो कम भी पूछ सकते हैं, या थोड़े बहुत आगे पीछे कुछ पर्सनल थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए कुछ अलग पूछ लिया। ये अर्धमानकीकृत साक्षात्कार में हो सकता है। इसके बाद क्या आता है, साक्षात्कार में आंकड़ों का अभिलेखन, कि साक्षात्कार से जो हमने इकट्ठा किया वो उसका हम क्या करें। तो 3 तरह से करते हैं। स्मृति से लिखना, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि साक्षात्कार प्रश्नों से प्राप्त आंकड़ों को अपनी स्मृति पे सेव कर लेता है और बाद में उसको अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग लिखता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेमोरी में कुछ ना रहे, कुछ भूल भी जाए। शब्दशः आलेखन, ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, साक्षात्कारकर्ता जैसे जैसे वो उत्तर देता है उसको उसी समय ज्यों का त्यों लिखते चलता है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है। मतलब बात भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो समय तो अधिक लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, उसको नोट भी करना है। तीसरा क्या तरीका होता है, कैसे आंकड़ों का अवलेखन करें, यांत्रिक आलेखन। यांत्रिक आलेखन में क्या होता है, यांत्रिक आलेखन में उत्तरदाता उत्तरों को टेप रिकॉर्डर की सहायता से, अब तो मोबाइल रिकॉर्डर भी होते हैं, में रिकॉर्ड कर लेता है। इसके लिए उपकरण की जांच पहले से कर लेनी चाहिए कि सही से काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि पहले इंटरव्यू पूरा ले लिया, बाद में हमारा पता चला कि उसका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, फिर से उसको बुलाना पड़े, तो वो बात नहीं आएगी रिपीट करने पे। इसलिए यांत्रिक आलेखन में पहले हमें अपने उपकरण की जांच कर लेनी चाहिए, जिससे कि परिणाम या रिजल्ट या जो हमने उसका इंटरव्यू लिया है वो सही से रिकॉर्ड हो सके। और अन्य विधियों की तरह इस विधि के भी गुण भी हैं और दोष भी हैं। तो कुछ गुण और कुछ दोष हर विधि में होते हैं। इस विधि के क्या गुण हैं ये समझ लेते हैं। साक्षात्कार से क्या होता है, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के मनोभावों को ज्ञात कर सकते हैं। आंतरिक मनोभाव भी ज्ञात कर सकते हैं और बाह्य भी। इसमें और क्या होता है, अशिक्षित व्यक्तियों के विषय में भी जान सकते हैं, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता उनके बारे में भी साक्षात्कार के द्वारा जान सकते हैं। इंटरव्यू लेके उनके बारे में पता कर सकते हैं। और तीसरा क्या गुण है, प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता, अगर अध्ययनकर्ता प्रशिक्षित है तो मानकीकृत प्रश्नावली का प्रयोग करके, जो ऊपर बताइए मानकीकृत प्रश्नावली का प्रयोग कर काफी विश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर मानकीकृत साक्षात्कार करेंगे तो परिणाम जो मिलेंगे वो बहुत विश्वसनीय होंगे। और साक्षात्कार का क्या गुण है, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए यह विधि उपयोगी है। और नैदानिक कार्यों में भी इसका उपयोग मनोविज्ञान में किया जाता है। साक्षात्कार क्योंकि ऐतिहासिक और संवेगात्मक पृष्ठभूमि से संबंधित है, इसलिए इस विधि को में जो सामग्री प्राप्त होती है वह अन्य विधियों से प्राप्त नहीं होती। ठीक है।
और इसके कुछ दोष भी हैं। साक्षात्कार विधि के गुण के साथ दोष भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी विधि में सिर्फ गुण है, उसमें दोष भी होते हैं। तो साक्षात्कार विधि के दोष क्या हैं? इसमें समय बहुत अधिक लगता है, व्यक्ति गलत उत्तर भी दे सकता है। अगर हम उसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो वो उसका आंसर गलत दे सकता है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये गलत दे रहा है कि सही दे रहा है ना? और क्या है? आमने सामने होने के कारण, सूचनादाता सामने बैठने के कारण कभी कभी क्या होता है, भयभीत हो जाता है वातावरण से। ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो हमें उत्तर मिल रहे हैं वो सही नहीं हो सकते। साक्षात्कार के द्वारा शुद्ध और विश्वसनीय सामग्री तब तक नहीं एकत्र की जा सकती जब तक साक्षात्कारकर्ता को इस विधि का पूरा ज्ञान ना हो। क्यों? जब उसको पूरा ज्ञान होगा तभी वो सही क्वेश्चंस पूछ पाएगा, किससे क्या, किस टाइप के क्वेश्चन पूछने। इसलिए उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए।